हाय गाइस, मैं आपका दोस्त धीरज स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग हमारी बुक कृतिका का चैप्टर नंबर 3 सना सना हाथ जोड़ी को पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ हम लोग इसे लाइन टू लाइन समझेंगे एंड फील करेंगे, बिकॉज फील करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन जस्ट रीडिंग इट। एंड उसी के साथ साथ मैं इसको समझाने के साथ साथ ही आपको हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा दूंगा। तो आपको अलग से किसी भी PDF किसी भी क्वेश्चन को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि एक ही वीडियो में ये पूरा का पूरा चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक पॉइंट आपके ब्रेन में चला जाएगा। उसी के बाद चलो चलते हैं वीडियो पे। इस चैप्टर की जो लेखिका है वो है मधु कांकरिया। एंड इस वीडियो के कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर हम इस वीडियो को, यानी कि मेरा मतलब है कि इस चैप्टर को लाइन टू लाइन क्यों समझ रहे हैं। उसके बाद मैं ऊपर ऊपर से बता दूंगा कि इस चैप्टर के अंदर आखिर है क्या, जो कि थोड़ा सा नॉलेज होगा पर आपके लिए काफ़ी होगा। पर उसके बाद हम लोग इसे डिटेल में समझेंगे एंड डिटेल में समझने के साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस से मुझे याद आया कि अभी अभी चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड हुआ है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख के आ जाओ, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपका सिलेबस हो गया है, नहीं हुआ है, रिविजन कर रहे हो, नहीं हुआ है, कुछ भी हो या ना हो, वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है, सीधी सी बात है। इसलिए प्रैक्टिस करो एंड एंजॉय करो। तो एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा एंड वीडियो भी सब कुछ खत्म हो जाएगा एंड बस आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके चले जाओ, ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करो। तो चलो, अब बहुत बकवास हो चुकी, हम लोग वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहली चीज़, आखिर हम इस चैप्टर को लाइन टू लाइन क्यों पढ़ रहे हैं। हम लोग समरी भी तो पढ़ सकते हैं। लाइन टू लाइन पढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमेशा हिंदी लिटरेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि हिंदी साहित्य भी कह सकते हो, ये हमें मॉरल वैल्यू सिखाता है जो कोई और सब्जेक्ट नहीं सिखाता। जैसे कि अगर मैं साइंस को देखूँ, साइंस के अंदर हम लोग एक चैप्टर ले लेते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ लॉज हों, रूल्स हों जो कि हमें लर्न करने हैं, पर क्या वो हमें कोई मॉरल वैल्यू सिखाता है? जैसे अंत भला तो सब भला, हमें हमारी ज़िंदगी खुशी से जीनी चाहिए, ऐसा कुछ वो चैप्टर सिखाता है क्या? नहीं सिखाता ना। पर ये सब कुछ हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर हमें सिखाता है, यानी कि मॉरल वैल्यूज़। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक चैप्टर ले लेते हैं जो कि है बाल गोविंद भगत, जिसे हमने पढ़ा है ना। वो हर किसी के पर्सपेक्टिव से एक अलग तरीके से खड़ा होता है। जैसे कि अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो उस चैप्टर में बस इतना है कि हमें हमारी ज़िंदगी के हर एक पल को खुशी से बिताना चाहिए, ताकि अगर हम लोग मर भी जाएं तो भी हमें कोई अफसोस ना हो, और ना अगर कोई और मर जाता है तो भी हमें अफसोस ना करके हमें खुशी मनानी चाहिए कि वो इंसान सुखी सुखी उसका जीवन बिता कर गया। तो ये सब कुछ करता है हमारा हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर, हमें मॉरल वैल्यूज सिखा के। एंड ये मॉरल वैल्यूज़ किसी समरी से नहीं आती, क्योंकि समरी से हमें बस ऊपर ऊपर से खिला देता है। बट जब हम लोग लाइन टू लाइन समझते हैं तो हम लोग इसके असली सोर्स, यानी कि इसका जो असली रस होता है ना, उससे हम लोग पीते हैं, जिससे कि हम लोग इससे और भी अच्छे से अटैच हो सकें। ये मेरी जो स्पीच है या फिर जो भाषण है, इसका ज़रूरी था, बिकॉज इससे चैप्टर में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं, बहुत बकवास हो चुकी। तो अब हाँ, मोटा मोटा वाला पार्ट रह गया। इस चैप्टर के अंदर मधु कांकरिया, जो कि इस चैप्टर की लेखिका है, वो उनकी जर्नी को डिटेल में बताते हैं। उस जर्नी को बताते हैं कि ये कहाँ जाना चाहते थे। वहाँ जाने के बाद उन्हें वो जगह कुछ खास नहीं लगी, पर वो जहाँ नहीं जाना चाहते थे वो जगह उन्हें बड़ी खास लगी। उनके सफ़र में क्या क्या मुसीबतें आई, उन्होंने क्या महसूस किया, क्या देखा, एंड उन्हें सब कुछ, उन्होंने जो कुछ भी किया ना, वो सब कुछ उन्होंने इसमें बताया। एज कि उस टाइम वीडियो कैमरा नहीं थे तो उन्होंने व्लॉगिंग करके नहीं बताया, नहीं तो वो हमें व्लॉगिंग करके ज़रूर बताते। तो चलो चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो हाँ, तो ये NCERT कृतिका के ही नोट्स हैं। PDF जो भी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में किसी भी एक जगह पे हो सकता है, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो। उसी के साथ साथ क्वेश्चंस का भी है, ताकि वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो एंजॉय करो। तो चलो चलते हैं। वह रात में जगमगाता गैंगटॉन्ग शहर था, इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कोश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम और रात। ये जो लाइन है, देखो, हर एक लाइन, हर एक कलर एक क्वेश्चन या आंसर का आंसर हो सकता है, मतलब कि ये क्वेश्चन का आंसर है। जैसे कि इसका एक क्वेश्चन हो सकता है कि गैंगटॉन्ग शहर के बारे में मधु कांकरिया जी क्या कहना चाहते हैं। ऐसा आया हुआ है आई थिंक 2016 में। तो वहीं पे हमें छोटा सा पॉइंट लिख देना है। ये शायद 2 मार्क का या फिर 1 मार्क का है, पर हमारे 1 मार्क के नहीं आते, तो ये 2 मार्क के क्वेश्चन में और ब करके आ सकता है। सना सना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हरमो जीवन तरमो कोसेली। ये एक नेपाली भाषा का प्रार्थना है, जिसका मतलब होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे।
सुबह हमें युमथोंग के लिए निकल पड़ना था। मैं इसे सिर्फ पढ़ रहा हूँ ताकि आपको एक इंटरेस्ट जगे, बिकॉज नरेटर जब किसी चीज़ को पढ़ता है ना तो मज़ा आता है। हम जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम किसी शब्द में अटक जाते हैं, किसी का मतलब ढूंढते हैं एंड वो सब कुछ। पर मैं इसे ऐसे बहुत बार पढ़ चुका हूँ एंड समझ चुका हूँ, तो मैं आपको इसके इमोशंस अच्छे से बता सकता हूँ। पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद हो रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी। गैंगटॉक से 149 किलोमीटर यानी कि 149 किलोमीटर की दूरी पर था युमथोंग, जहाँ उन्हें जाना था। युमथोंग यानी कि घाटियाँ, ठीक है, घाटियाँ मत समझ लेना खाने का। तो अब उन्हें ये गाइड कौन है उनका, वो है उनका ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे, ठीक है। आगे वाली लाइन मैंने गलती से मार्क कर दी, नहीं ऐसा पूरे चैप्टर में और किधर भी मैंने गलती से नहीं किया, बस इसमें हो गया। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बुद्ध पताकाएँ। ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। यहाँ है ना बुद्ध की बड़ी मान्यता है। तो क्या हुआ कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। लगा दी नहीं, फहरा दी जाती है, क्योंकि वो लहराती रहती है ना, इसलिए फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगाई दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। अब वो जो लेखिका है ना, ये सब कुछ तो वो बता रहा था, उनका जो गाइड है वो कौन, जितेन नार्गे भी कह सकते हो, ठीक है, कुछ भी कह दो चलेगा। पर इन सब कुछ बताने के वक्त में लेखिका का जो ध्यान था वो था दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। दुकानों पर भी दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर दिखी थी। एक जगह का नाम था कवि लॉन्गस्टॉन्ग, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज़ खे बमसम ने लेप्चाओं के शौमीन से कुंजतेग के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआत हुई का स्थल। मैडम, यह धर्म चक्र है। एक चक्र वहाँ पे बताते हैं, जिनकी इमेज अगर हो सका तो मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। ये धर्म चक्र है, फेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। फिर लेखिका कहते हैं कि लोगों की आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं पूरे भारत में। ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग, बस्तियाँ पीछे छूटे। स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोए बोलने से दिखते बहादुर नेपाली उज्जवल हो रहे थे मतलब हल्के हल्के फीके हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बादल होते हैं ना, इसलिए हल्के हल्का धुंध टाइप होता है। ताश के घरों की तरह छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशाल काय होने लगा। घटाएं गहराती पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी। रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरती यूं लग रहा था कि संघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाती निकल रहे हों। सभी सेनानी झूम झूम कर गाने लगे। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लो, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा। आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती तो तभी ऊपर से धूप की धारा की तरह झरझर गिरते जल प्राप्तों को चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इकट्ठा कर बहती चांदी की तरह क्रोंद मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। अब यहाँ पे तीस्ता नदी का विवरण आ सकता है। यहाँ आ सकता है कि जब वहाँ के जो आए हुए सेनानी क्या गा रहे थे तो लेखिका वहाँ पे क्या कर रही थी। लेखिका ऋषि मुनि के जैसे मौन क्यों थी, लेखिका शांत क्यों थी, लेखिका क्या सोच रही थी, वो सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। सिलगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तीस्ता नदी। इसके बाद जो भी ग्रीन कलर में है वो सही तीस्ता नदी के लिए है। मैं
उसका सौंदर्य पराकृष्ट था, रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़ियों के पंख की तरह हल्की थी। अब ये जो ब्लू वाला है, जीभ एक जगह रुक जाती है। ये एक इमोशन है कि आखिर लेखिका को ऐसा क्या हो गया कि वो जीभ कहाँ पर रुक गई, उस सब के ऊपर है। एंड ये जो है ना, ये एक बहुत ही अच्छा जो वाटरफॉल है, वो जीभ एक जगह रुक गई। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। कैमरे में कैद करने में मुश्किल थे। मुश्किल का मतलब पता है क्या होता है? मुश्किल का मतलब होता है व्यस्त, यानी कि सारे के सारे सेनाली जो थे ना, फोटो खींच रहे थे, ब्लॉग बना रहे होंगे, है ना। आदिम युग की किसी अभिषिप्त यानी कि श्रापित राजकुमारी इसी में नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठी झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। ठीक है, देर के बाद ही बहती जलधारा में पांव डूबे थे तो भीतर तक भीग गई। अब आ सकता है कि लेखिका भीतर से क्यों भीग गई, तो बता देना कि वो उस शांति में ढह चुकी थी। उन्हें वहां की सुंदरता बड़ी अच्छी लग रही थी, वो सब कुछ है। चलो आगे देखते हैं। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। ठीक है, अब सुख देने वाला यह वाला नहीं, कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पिस्तर उखड़ी दीवार प्लस्टर है ना, हाँ प्लस्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृष्ट से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रगति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। सयानी यानी कि समझदार है, चतुर। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी कटी। कराते कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। नहीं कहीं लिखा था, वहीं कहीं पे लिखा हुआ था थिंक ग्रीन। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि वहाँ पे थिंक ग्रीन क्यों लिखा हुआ था। उसका आंसर है, वहाँ पे थिंक ग्रीन इसलिए लिखा हुआ था, अपने लैंग्वेज में फ्रेम कर सकते हो। थिंक ग्रीन इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि लोग क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं कचरा कर देते हैं। कचरा क्या करते हैं, वो कोई पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पे लोग आते हैं, रहते हैं, वहाँ पे लोग रहते भी हैं, जानवर, पशु पक्षी, एंड इतना सुंदर नज़ारा होता है, एंड वहाँ पे कचरा कर देते हैं। हाँ, वो हर एक चीज़ का कचरा कर देते हैं। तो इसीलिए थिंक ग्रीन, नेचर के बारे में सोचो एंड कचरा मत करो, सीधी सादी बात है। मध्यम मध्यम हवा में हिलोले लेते प्रियुता और रोडेंड्रो के फूल। नाम कैसा है प्लीज़, अगर नहीं याद हो रहा ना तो एग्ज़ाम में मत लिखना, ठीक है। एग्ज़ाम में इसका टॉपिक ही मत उठाना। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही छायामय सौंदर्य, कि तभी वह अंतरिंद्रिय संसार खंड हो गया। वह माँ बाप सुखी टहनी सा टूट गया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये आता है कि आखिर लेखिका को ऐसा क्या हो गया कि उसकी इतनी सारी खुशी एकदम से ख़त्म हो गई। उसने इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया कि सूखी टहनी सा टूट गया, क्यों? आखिर उसकी वजह ये जो जितना भी ब्लू लाइन से है ना, वो सब कुछ। नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगी के नपुर अचानक टूट गए हों, ये भी वो स्टेटमेंट है। पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। घुंटे औटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़ी। कईयों के पीठ पर बंदी टोकी यानी कि एक बड़ी सी टोकरी होती है, कि में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत से साथ जमीन पर मार रही थी। इतनी सर्वगृह सौंदर्य, नदी, फूल, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैत्य और जिंदा रहने की यह जंग महत्व और श्रम साधना साथ साथ, महत्व और श्रम साधना भी साथ साथ। वहाँ पर एक BRO खड़ा था। BRO यानी कि वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने पढ़ा है द नेशनल क्या था वो, द नेशनल इकोनॉमी में। बिल्कुल सही, ठीक है। पहले अब वो जो वहाँ पे ना रोड बनाना बहुत मुश्किल होता है, कहाँ पे? पहाड़ों पे। तो अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पहाड़ों पे रोड बनाने के लिए निर्धारित पार्ट के अनुसार क्या करना पड़ता है, तो वो ये जितना भी पर्पल लाइन में है वो सब कुछ। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाल में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कट्टे रास्ते पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। वहाँ पे सिक्किम सरकार का एक बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि एवर वंडर हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दिस रोड, यानी कि आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुटलाया है। इस प्रकार का एक दृश्य, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इस प्रकार का दृश्य लेखिका ने और कहाँ देखा था, तो इस प्रकार का एक दृश्य एक बार पलामू और
गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन ढोलती आदिवासी युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे। ठाटे मतलब एक हड्डी थोड़ी सी ऊपर आ जाती है जिसको गांठ भी कहते हैं। ओके, एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ और आंसू, अभाव, यातना, वंचना एक तरफ। अभी आ सकता है स्टेटमेंट आ सकता है सीधा का सीधा कि ये सारी मलाई वलाई क्या है, कोई डेयरी फार्म है क्या। तो वहाँ पे आपको लिखना है कि लेखिका ये कहना चाहती है कि वहाँ का कितना सुंदर सौंदर्य है, वो झरने हैं, फूल, पहाड़ियाँ, गाड़ियाँ, वादियाँ। पर इन सारी खूबसूरत चीज़ों के होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों को इतना परिश्रम, दुख, दर्द सहना पड़ता है। सीधी सी बात, इतना लिखना है। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एंड रिपेयरिंग ये वेस्ट एंड रिपेयरिंग है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। ये भी क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ। कोई कुछ लिखता ही नहीं कमेंट बॉक्स में। अरे कमेंट बॉक्स तो छोड़ो, यहाँ तक किसी ने वीडियो भी देख लिया हो ना, मैं मतलब उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। उससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। अगर यहाँ तक किसी ने देखा है ना तो चलो ज़रूर एक कमेंट बॉक्स में कोड डाल देना 5506। छोटा सा कोड है यार, डाल दो। ठीक है, प्लीज़ यार, ताकि ना एक सेटिस्फेक्शन होता है कि ठीक है यार चलो यहाँ तक तो किसी ने देखा। एक जना भी डाल देगा, बहुत काफ़ी हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। श्रम सुंदरियों की किस बात पर अब यहाँ पे आता है एक क्वेश्चन आता है कि आखिर लेखिका के अंत में जाके, यानी कि ये सारी बात हो जाने के बाद लेखिका खुश क्या चीज़ देख के हुई। तो वो ये देखी हुई कि श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। यहाँ पे उनका एक दिन का सफ़र खत्म होता है एंड दूसरा पार्ट आ जाता है। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बैंड लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बैंड के ठीक पहले 7-8 वर्ष की उम्र से ढेर सारे सॉरी मैं गलत पढ़ रहा था। ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, हंसते हमसे सॉरी यार क्या हो गया हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं, बताओ। अब वो जो जितेन है वो ये बताता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं ना बड़े परिश्रमी। वहाँ पे जैसे हमारे मतलब कहीं स्थायी मतलब क्या कहते हैं यार उसे, मतलब माउंटेन एरियाज़ को छोड़ के अगर हम लोग कहीं पे आ जाते हैं ना तो वहाँ के लोगों की तुंद होती है, तो मतलब मोटा सा पेट होता है। अब जितेन बताता है कि यहाँ पे किसी के भी मोटा पेट नहीं है, यहाँ पे कोई भी तुंतला नहीं है, सब लोग पतले स्लिम एंड बॉडी फिट हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोगों की जो जीवनी है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तराई से लेकर एक ही स्कूल है, दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी कटहर ढोते हैं, और जितेन ने भी ढोए हुए हैं। ओह गॉश, मैं सोच रहा था 20 मिनट से कम का वीडियो, मतलब हाँ 20 मिनट से कम का वीडियो होगा, बट नहीं, ये तो 20 मिनट से बहुत ज़्यादा का वीडियो होने वाला है। हाँ, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वार्निंग साइंस हैं जिनका मीनिंग आ सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है जो भी उसमें लिखा हुआ है, जैसे कि गाड़ी धीरे चलाने के लिए। एक चेतावनी और, वी केयर मैन ईटर्स अराउंड। पर लेखिका को नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे। जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। अब यहाँ पे वर्णन आ सकता है कि जब जीप चाय के बागानों से गुजर रही थी तो उस दृश्य का वर्णन कीजिए। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे कृतिका से, लॉन्ग क्वेश्चन ही होंगे वो, तो इसीलिए लॉन्ग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू, उनका यौवन क्या लिखा है यार, बोकू पहने थे। बोकू जो है वो सिक्किमी परिधान है। चाय के पत्तियों तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सदन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सजातीत आभा में कुछ इस तरह इंद्रधनुषी छटक बिखरे रहा था। सारी दौड़ धूप से जिंदगी यहाँ जहाँ निश्चित सो रही थी, यानी कि यहाँ कोई दौड़ धूप नहीं है, पर ऐसा सिर्फ लेखिका को ऊपर से लग रहा था। क्योंकि देख लो ना यार, एक बच्चे को भी उठा लो, उसके सुबह जल्दी उठना क्योंकि स्कूल 3 किलोमीटर दूर है, फिर वापस घर पे आओ, मम्मी की हेल्प कराओ, शायद कुछ लोग नहीं कराते होंगे, मम्मी की हेल्प कराओ, काम कराओ, एंड बस उसकी ज़िंदगी में कहाँ चैन है। उसी लॉइंग वहाँ पे वो ठहरे थे, उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल करती तीस्ता नदी में मिल रहा था। मुदिम मुदिम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरी बादलों की परत में चांदी को ढक रहा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों से लौट रहे थे। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति को इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर
अक्षमय अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया है। वो हिमालय के ऊपर कविता लिखना चाहते थे, पर अब हिमालय उनके लिए कोई कविता का टॉपिक नहीं है, वो उनके लिए एक दर्शन बन चुका है। मतलब उन्हें मज़ा आ रहा है अब। पर ये संकल्प की स्थिति में नहीं थी। वहाँ पे उनका जो कल्चर है वो ऐसा है कि पानी को हाथ में लेके वो संकल्प लेते हैं, पर वो संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, और एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल यानी कि जहर, यानी कि विष, ठीक है, सारी तामसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। हुआ कि एक एक कर हम सभी सेनानी गोल गोला बनाकर नाचने लगे। मेरे 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब आवक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आया था इतना आनंद। लोयों की सुबह बेहद शांत और सुमर है। अधिकांश लोग की जीविका का साधन पहाड़ी आलू और धान की खेती का शुरुआत और दारू का व्यापार। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। 14,000 ही है ना? हाँ, 14,000 की फीट की ऊंचाई पर थे। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवकी ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहाँ शर्तीय बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी कि भारत का स्विट्जरलैंड। टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, प्रकृति स्वरूप में था। कटाव जो लुयांग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। नवयुवक मुझसे बतिया रही थी। उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर में बाहर हमें उत्साहपूर्वक देख रही थी। गाय ने आकर बाहर थैले में रखा हुआ महुआ गुड़ुप कर लिया। गुड़ुप यानी कि निकल गई वो। मीठी चिकड़ियाँ देखकर उसने गाय को भगा दिया। का रास्ता और खतरनाक था, और उस पर धुंध और बारिश, यानी कि कटाव जाने के रास्ते पे। आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। सांस की आवाज़ के अलावा बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी। इफ़ यू आर मैरिड देन डिवोर्स सेफ्टी। अगर आप शादीशुदा हो तो सेफ्टी को डिवोर्स दे दो। क्या बात है। जिसने भी ये लिखी है बड़ा क्रिएटिव हो। थोड़ी देर दूर आगे बढ़ के फिर एक चेतावनी। दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। नार्गे उत्साही होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है। पर्वत थे वे, आधे हरे काले दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। मन से नहीं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है। मैंने जवाब दिया, मतलब जितेन पूछता है कि आपको ये कैसा लग रहा है मैडम, तो वो कहते हैं कि राम रोचो यानी कि बहुत बढ़िया। तो अब जितेन क्या होता है कि उछल पड़ता है, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखे। अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखों में चमक उठी, चेहरा इतराने लगा। हल्की हल्की बर्फ एकदम मही मोती की तरह गिरने लगी। नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं है, रियलिटी में गिरने लगी। तिरमो माया सिंधो मलाई, हाँ मलाई है ना, मलाई सताओ। इसका मतलब होता है कि तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता रहे। चूहे और बिखरी यह चाहूँ, क्या लिखा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थप्पा लगाने लगी थी। मेरे पाँव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जागे हों। क्या होता है देवता जागे हों? किसी ने हैप्पी न्यू ईयर की पिक्चर देखी है? उसमें वो कितना ज़्यादा वाइब्रेट करता है ना, मतलब एकदम मुर्गे का दौरा के जैसा, है ना। कोई बुरा मत मान लेना, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर स्वप्नीय जागते उन लम्हों में मैंने सोचा। पर तभी उदासी की एक चीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। उन्हें फिर से उन जो औरतें थी जो पहाड़ तोड़ रही थी, पत्थर तोड़ रही थी, उनका ख्याल आ गया। तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावियाँ। ध्यान आया कि बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। फिर वह मतलब हल्के से एक उदासी में होकर बोलता है कि आप चैन की नींद सो सकें, इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। उसके बाद फिर ही मेटूला यानी कि फिर मिलेंगे, ऐसा कह के जितेन वहाँ से निकल जाता है। थे ग्रेव वंडर, हाँ वहाँ पे होता है कि वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। इसके बाद भी बहुत कुछ है, अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि अब वो आगे जाते हैं तो अब लेखिका को लगता है कि युमथांग इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं था जितना कि चुम्बकाओ था। वहाँ के नज़ारे थे, युमथांग में कुछ भी नहीं था। युमथांग में तो बस शॉप्स थी, वो बस एक टूरिस्ट स्पॉट था। अब वहाँ पे वो जाते टाइम एक नेपाली गर्ल से पूछते हैं कि आप क्या नेपाली हो, तो वो कहते हैं नहीं मैं इंडियन हूँ। एंड ये जवाब सुन के लेखिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि चलते चलते ना वो जो जितेन है वो उन्हें एक स्पॉट दिखाता है जो कि गुरु नानक के फुटप्रिंट्स का होता है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि
कहते हैं कि गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। तो यहाँ पे गुरु नानक के फुटप्रिंट्स है ऐसा करके। तब उसके बाद क्या होता है, लगभग 1 किलोमीटर के बाद यहाँ देवी देवताओं का निवास है, यहाँ गंदगी फैलाना मर जाएंगे। यानी कि उनका ये मान्यता होती है अगर यहाँ पे कोई भी गंदगी फैलाता है पर्वत के ऊपर, नदियों में, वादियों में, कहीं पे भी, पहाड़ों पर, तो वो लोग मर जाएंगे। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। अब वो जो होती है ना लेखिका, वो उस शहर को गैंगटोंग प्रोनाउंस करती है, पर फिर वो लेखक कहता है कि गैंगटोंग नहीं, गंतोंग कहिए, गंतोंग इसका सही नाम है। उसके बाद वो लोग, कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रख कर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकाल कर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहिए। एंड फिर इसी के बाद एक लास्ट फाइनल लाइन आ जाती है कि मनुष्य की इसी असमंत खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में मैं कहती हूँ, जीभ आगे बढ़ने लगी एंड हमारा चैप्टर खत्म होने लगा। यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं चाहता था वीडियो छोटा हो, पर यार सच में यार चैप्टर बहुत बड़ा है। एंड आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया। अगर कुछ भी रह गया हो तो कमेंट बॉक्स है ना, लिखो वहाँ पे।